Hello student, welcome back. So in this session we are going to discuss about self-induction and mutual induction. So before I start, I would sincerely request that this lecture is only for the students who have already studied 12th standard electromagnetic induction chapter. Only they will be able to understand in detail about whatever I am going to discuss now. If you have not studied electromagnetic induction, I would first request you to go through that particular chapter and then come and see this video. Okay, now what is self-induction? So basically self-induction and mutual induction both are extensions of electromagnetic induction. Self-induction was independently observed by Joseph Henry. Okay, now if you can recall, in Faraday's first experiment, there was EMF induced due to relative motion between magnet and coil. In his second experiment, EMF was induced in secondary coil due to varying current in the primary coil. तो पहले एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल लीड्स टू करंट इन द कॉइल. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल लीड्स टू ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो जोसेफ हेनरी ने ऐसा ऑब्जर्व किया बच्चों कि सपोज अगर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल को मैंने एक वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट किया. सो इट्स अ वेरिएबल सोर्स. एग्जाम्पल ऑफ एसी सोर्स आप ले सकते हो, मतलब ऐसा सोर्स जिसकी वजह से करंट वेरी करेगा. तो जब यहाँ से वेरिएबल करंट अगर फ्लो करेगा इस सर्किट में, तो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ये हम पढ़ते हैं बायट-सेवर्ट्स लॉ में या मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में. तो यहाँ पर जब वेरिएबल सोर्स है तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो वेरिएबल होगा. एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ कोई मैग्नेट और कॉइल नहीं है, नहीं यहाँ पर दो कॉइल है, यहाँ पर एक ही कॉइल है और उसको मैंने वेरिएबल सोर्स से कनेक्ट किया. तो उस सोर्स की वजह से उस कॉइल में से जो करंट पास होगा वो वेरिएबल होगा. अब वेरिएबल करंट से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो मुझे बताओ क्या ये कॉइल है? हाँ सर. क्या इसमें से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ? हाँ सर. अब फैराडे की कंडीशन क्या थी? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो क्या ये कॉइल है? यस सर. क्या यहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है? यस सर. तो क्या ये ईएमएफ जनरेट होगा? यस सर. अब देख हुआ क्या, ये कॉइल में से ही करंट पास हुआ वेरिएबल और ये कॉइल में ईएमएफ जनरेट हुआ, मतलब इसमें से ही करंट चेंज हुआ और इसमें ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट ड्यू टू वेरिएबल करंट इन द सेम सर्किट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. और इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या बोलेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अच्छा, अब इसकी थ्योरी हम थोड़ी डिस्कस करते बच्चों. तो यहां से मैंने देखा कि इसमें से जो फ्लक्स है वो करंट के साथ प्रोपोर्शनल है. कैसे? करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, करंट कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम. तो phi इज प्रोपोर्शनल टू I. सो phi कैन बी रिटन एज L इंटू I. ये सुनो, अब ये L को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक और नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. सो या तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. ओके, सो phi इज L इंटू I. अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सो हम सब जानते हैं फैराडे के लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, ओके आई राइट हियर, ईएमएफ इंड्यूसेस माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए. सो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई, और फाई को मैं लिख रहा हूँ L इंटू I सब साथ में. तो यहां से मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी. दिस इज फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ऐसा ईएमएफ जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से आया. सो आई नेम इट एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब ये भी लेंज लॉ फॉलो करने वाला है, मतलब इट विल ऑल्सो अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. अभी कॉज क्या हो सकता है? करंट का बढ़ना. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट को बढ़ने से रोकेगा. क्या कॉज करंट का कम होना भी हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट को कम होने से रोकेगा. दैट इज द रीजन व्हाई सिंस ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, या करंट के वेरिएशन को अपोज करता है, इसको हम बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं. सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज व्हाट? बैक ईएमएफ. ओके, जहां तक उसके मैग्नीट्यूड का सवाल है बच्चों,
सो हम यहाँ लिख देंगे ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा डिस्कशन हम बच्चों एल के बारे में करते हैं। मैं बोल चुका हूं आपको कि एल इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो एल की यूनिट क्या होगी देखते हैं। सो क्या हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं एल का जो यूनिट होगा वो ईएमएफ इनटू टाइम का जो यूनिट होगा अपॉन करंट का जो यूनिट होगा। सो अगर मैं यहां लिखता हूं तो इसकी यूनिट बननी चाहिए वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अभी बच्चों वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ओम्स, तो हो जाएगा ओम्स इनटू सेकेंड। पर जोसेफ हेनरी की याद में ओम्स इनटू सेकेंड को हम हेनरी के नाम से याद रखते हैं। इसका एक और यूनिट पॉसिबल है बच्चों, देखो यहां से क्या यहां से एल को हम फ्लक्स अपॉन करंट लिख सकते हैं। सो इसका एक और यूनिट हो सकता है वेबर पर एम्पियर। इसकी एक और यूनिट है बच्चों, वो होती है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। सो ये उसके अलग अलग यूनिट्स है सेल्फ इंडक्टेंस के, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ओम्स इनटू सेकेंड, हेनरी, वेबर पर एम्पियर एंड जूल पर एम्पियर स्क्वायर। ऐसा यूनिट हम हेनरी को लेंगे। हेनरी इज इक्विवेलेंट टू ऑल द अदर यूनिट्स। ओके, अब ये जो लास्ट में मैंने लिखा है वो मैं पर्पसली लिखता हूं ताकि मुझे डायमेंशंस फाइंड करना इजी हो जाए। चलो जूल के डायमेंशंस क्या है, m1 L2 T-2 एनर्जी। ओके, और एम्पियर स्क्वायर के लिए मैं I-2 लिखता हूं। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर? सो पूरे फिनोमेना का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्शन। जो ईएमएफ इंड्यूस है वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, जो कांस्टेंट है वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, उसके यूनिट और उसका डायमेंशंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, हेनरी। ओके, अब बच्चों ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसको हम कभी कभी क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अच्छा, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? यस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू अंडरगो चेंज। किसी भी चीज के चेंज को अपोज इज इनर्शिया। जैसे जब आप ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हो, लीनियर मोशन, तो हम बोलते हैं मास इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में लाने के लिए आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो उसका मास डिसाइड करेगा। तो हमने पढ़ा है मास इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेशन इनर्शिया। सेम वे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है तो उसको रोटेट करने के लिए या रोटेशन की स्टेट को चेंज करने के लिए, 0 से रोटेट करने के लिए, या 10 की स्पीड से रोटेट हो रहा है उसको 5 करना है, या 10 की स्पीड से रोटेट हो रहा है उसको 15 करना है। हर केस में अगर आपको उसकी स्टेट को चेंज करना है, स्पीड कम करना है, स्पीड ज़्यादा करना है, स्पीड 0 से स्टार्ट करना है, तो बॉडी रेजिस्ट करता है, बॉडी अपोज करता है, और उसको भी बोलते हैं इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, एंड इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट टू रिवाइज, जब आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में चलाना चाहते हो तो भी ऑब्जेक्ट बोलता है नहीं मैं नहीं चलेगा, वो अपोज करता है, वो रेजिस्ट करता है। उसकी ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है या जो इसकी इनएबिलिटी है टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ट्रांसलेशन मोशन में दैट इनर्शिया इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल इनर्शिया, उसको मास से मेजर करते हैं। रोटेशनल मोशन में उस इनर्शिया का नाम है रोटेशनल इनर्शिया, उसको हम मेजर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सर्किट्स में करंट चेंज होगा तो सर्किट करंट को चेंज होने नहीं देगा, उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, और उसको मेजर करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस से। सो आपके 12th स्टैंडर्ड की लाइफ में इनर्शिया आप 3 जगह डिस्कस करते हो, ट्रांसलेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया एंड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ट्रांसलेशनल इनर्शिया मास से मेजर करते हैं, रोटेशनल इनर्शिया हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हम सेल्फ इंडक्टेंस से मेजर करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इज दैट क्लियर? So if you want to copy anything from here, you can copy it. Okay? Are we clear? अब जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों आपको मिलते हैं MCQ के या आपके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इससे सॉल्व हो जाते हैं, इज एल डी आई बाई डी टी। हाँ, अब वो आपको चेंज इन करंट देंगे, टाइम देंगे, ई देंगे, एल पूछेंगे, या आपको एल डी आई डी टी दिया होगा और ई पूछ सकते हैं। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ग्राफिकल, जो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक स्टूडेंट्स। ओके, सो अब जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों कि किसी सर्किट से जो करंट पास हो रहा है उस करंट का ग्राफ ऐसा है, दिस इज 0, दिस इज t, दिस इज t0, टाइम का एक्सिस और करंट का एक्सिस। आपसे बोला गया कि ये करंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका ग्राफ प्लॉट करो। तो
तो बच्चों सबसे पहले तो करंट का जो ग्राफ है क्या वो स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर। सो अच्छा मान लो करंट की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आई नॉट है। सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0 से t में उसका स्लोप क्या होगा? y बाई एक्स, तो इट विल बी आई नॉट बाई टी। सो y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है। सो हम क्या लिख सकते हैं? y की जगह पर i, m की जगह पर आई नॉट बाई टी और इंटू एक्स की जगह पर t, ये उसका इक्वेशन है। तो बता डी आई बाई डी टी क्या आएगा? डी आई बाई डी टी इसका स्लोप होगा जो होगा आई नॉट बाई टी। अब आई नॉट भी कॉन्स्टेंट है, टी भी कॉन्स्टेंट है। अच्छा जो भी है इसमें करंट चेंज हो रहा है, हाँ सर। तो ई एम एफ इंड्यूस होगा, हाँ सर। ई एम एफ इंड्यूस कितना होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके अब मुझे बताओ डी आई बाई डी टी तो आई नॉट बाई टी है, सो हो जाएगा माइनस एल आई नॉट बाई टी। अब एल भी कॉन्स्टेंट है, आई नॉट भी कॉन्स्टेंट है, टी भी कॉन्स्टेंट, यानी ई एम एफ कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि कॉन्स्टेंट ई एम एफ इंड्यूस होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ओके तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसे बनेगा? चलिए तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये ई एम एफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक ई एम एफ कितना है? माइनस एल आई नॉट बाई टी। माइनस है तो नीचे वैल्यू कांस्टेंट है। फिर जब इसका स्लोप नेगेटिव हो गया तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मस्त ऊपर से जा रहा है। वापस देख, यहाँ से यहाँ तक करंट इंक्रीजेस विद टाइम, सो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव तो ई नेगेटिव आएगा। सेकेंड टाइम में डी आई बाई डी टी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। सो ई एम एफ कॉन्स्टेंट नेगेटिव, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव, ये टी पर और ये टी नॉट पर। फॉलोड एवरीवन? सो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप नोट कर सकते हैं। ओके अब अलग अलग सिचुएशन में बच्चों आपसे सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। ओके सो लेट अस कैलकुलेट सेल्फ इंडक्शन इन वेरियस सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट सेल्फ इंडक्शन इन वेरियस सिचुएशंस? जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे सेल्फ इंडक्शन ढूंढने के स्टेप्स फिक्स है, पहले हम वो स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, पहले वो स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आया था, फ्लक्स इज एल इंटू आई, है ना? सो अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? फ्लक्स डिवाइड फाइंड करके करंट से डिवाइड कर लेना। यू विल फाइंड फ्लक्स एंड डिवाइड बाय करंट। क्या जो बोला वो समझ में आया? हाँ है ना? ओके सो अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, कैलकुलेट फाई एंड डिवाइड बाय आई। ओके सो लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। सो मुझे बताओ अगर ऐसे एक सर्कुलर कॉइल है, ये इसका सेंटर है, इसमें से करंट मान लीजिए आई ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल म्यू 0.4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाय रेडियस। चलिए आर इसकी रेडियस है। सो इसके सेंटर का मैग्नेटिक इंडक्शन भी, जिसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। ओके अब इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा कैसे निकाल सकते हैं? सो आप सबको फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला याद होगा, इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ कि फ्लक्स इज गिवन बाय एन ए बी कॉस थीटा। मैं हर बार थीटा का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक बार सुन लो। करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, सो मैग्नेटिक फील्ड डॉट आउटवर्ड है, और इस कॉइल को अगर नॉर्मल बना है वो भी बाहर आएगा। सो मैग्नेटिक इंडक्शन और नॉर्मल दोनों पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू 0 cos 0 1, तो फ्लक्स विल बी एन इनटू एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल इज पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक इंडक्शन को लिख सकते हैं यहाँ से म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाय आर। अब आपको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, यानी कि 5/I चाहिए। 5 दिख रहा है, आई दिख रहा है, तो 5/I की वैल्यू क्या होगी बताओ? चलो बोलो। ये 4 पाई 2 पाई नीचे 2, सो आपको मिला म्यू नॉट पाई एन 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 स्क्वायर, एक आर कैंसिल, आई डिवाइडेड बाय आर। सही लिखा है मैंने? देख लो जरा। ओके आई भी नीचे चला गया और नीचे 2 बचा ना बच्चों। सो म्यू नॉट पाई, देखिए अभी शायद राइट है, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? ये मैंने फाइंड किया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। सिमिलरली बच्चों आपको सेल्फ इंडक्टेंस
ऑफ अ सोलेनॉइड भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड पूछा जाएगा तो आप कैसे करोगे? तो अप्रोच एक ही होनी चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड भी पूछा जाएगा, यू विल फॉलो द सेम अप्रोच। कैसे करेंगे? चलो तो सोलेनॉइड के लिए ट्राई करें बच्चों, आसान है। चलिए, सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन, माफ कीजिए सेल्फ इंडक्टेंस, ये एक सोलेनॉइड है करंट कैरी। अब आपको पता है कि सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका फॉर्मूला इज मूनी, म्यू नॉट एन इंटू आई, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। बच्चों ये मैंने लेंथ के लिए एल लिखा है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का भी एल है और लेंथ का भी एल है। ये तो हो गया बी का वैल्यू, करेक्ट। अब आपको फ्लक्स चाहिए, तो फिर से फ्लक्स को मैं डायरेक्ट एन इंटू ए इंटू बी, फिर से इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन वो इसके अलॉन्ग है, और हर एक टर्न को अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं वो भी ऐसे ही आएगा। सो ए और बी दोनों पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू 0। सो मैं फ्लक्स को लिख सकता हूँ एन इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटू बी। और बी की जगह पे क्या लिखोगे? चलो म्यू नॉट एन इंटू आई, ये लिखा जा सकता है, ये वाला। सो देखो फ्लक्स अपॉन आई की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा एक काम करते हैं, सबको नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखूं मैं, तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, एन इज एन बाय एल इंटू आई। चलो सो फ्लक्स अपॉन आई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एल। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। अब यही फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करने आना चाहिए। देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, एन स्क्वायर को लिखा नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर पर यूनिट लेंथ इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। जादू, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन बाय एल, तो क्या हम कैपिटल एन को एन इंटू स्मॉल एन लिख सकते हैं? यस सर। सो वन ऑफ द एल विल गेट कैंसल्ड। सो आपको क्या मिला? सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर into n square into L. So mu naught pi r square area into length gives you volume. So n square into V. ये भी एक फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का क्या क्या फॉर्मूला है? ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, और 3 फॉर्मूले। दिस इज इन टर्म, देखो अभी L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी है। सो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चों ये? सो ये था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब इंडक्टेंस से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करते हैं। ये जो सोलेनॉइड हमने देखा, इसी को आपने पढ़ रखा है एसी सर्किट में। ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और इंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला इज हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, एनर्जी इज हाफ एल, एल को लिख सकते हैं यहां से म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू आई स्क्वायर। सो अभी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को नीचे भेजते हैं। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन म्यू नॉट कर लेता हूं मैं, तो ये म्यू नॉट स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय म्यू नॉट। याद कर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड म्यूनी था, म्यू नॉट एन आई, तो इसका स्क्वायर 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 हो जाएगा। सो जो न्यूमरेटर वो बी स्क्वायर हो जाएगा। So energy density for a solenoid for an inductor is half b square by mu naught, half b square by mu naught। ये बच्चों एसी सर्किट में और काम आता है। जैसे कैपेसिटर में भी एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसमें एनर्जी डेंसिटी इज हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? सो दिस वाज एनर्जी डेंसिटी
एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब आई वुड लाइक टू टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑन सेल्फ इंडक्शन सो दैट इसको आप और अच्छे से समझ पाओ। ये ठीक है, चलो तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए, सारे फॉर्मूले काम के बच्चों। ओके, अब कभी कभी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और अगर उसमें डाउट है तो मे बी नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक सेम वही क्वेश्चन में कराने वाला हूं। कौन से क्वेश्चन देख मैं बताता हूँ। सपोज ऐसे एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक इंडक्टर है और ऐसे एक बैटरी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसमें से बोला गया कि करंट इज 5 एम्पियर एंड दिस करंट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग at 2 ampere per second, करंट इज डिक्रीजिंग एट 2 एम्पियर पर सेकेंड। ये बैटरी उन्होंने दे रखी है 5 वोल्ट की, मान लो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और ये इसका इंडक्टेंस मान लीजिए है 5 हेनरी। आपसे बोला गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, या चलो मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? तो बच्चों मुझे बताओ, इंडक्टर के अक्रॉस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? करंट इज डिक्रीजिंग, सो करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ई इज एल डी आई बाई डी टी। पर आपको याद है लेंज लॉ के हिसाब से कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। यहाँ पर कॉज क्या है? करंट का बढ़ना है, करंट का कम होना, करंट का कम होना, यानी ये करंट कम हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस करंट को कम होने से रोकेगा। एक मेथड मैं आपको बताता हूं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में यू रिप्लेस इंडक्टर बाय बैटरी, रिप्लेस इंडक्टर बाय बैटरी। रिप्लेस इंडक्टर बाय बैटरी, जिसका ईएमएफ क्या होगा? जिसका ईएमएफ होगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब उसको ड्रॉ कैसे करोगे? सो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, या तो करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये जो ई होगा विल असिस्ट करंट, और ये होगा तो ई विल अपोज करंट। तो उसका पोलैरिटी आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूं। ये समझे, इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करना है, करते हैं। चलो सबसे पहले ये सर्किट में ड्रॉ करता हूं। सो 10 ओम का रेजिस्टर है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ये पॉइंट बी है, बराबर ना। अब इंडक्टर को क्या बनाना है मुझे? बैटरी। ध्यान से देखना बच्चों, बैटरी बनाने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं बैटरी ऐसे बना सकता हूँ माइनस प्लस, या तो मैं बैटरी ऐसे बना सकता हूं। अब कैसे बनानी है वो करंट के साथ क्या हो रहा है वो डिसाइड करेगा। सोचो अगर करंट डिक्रीजिंग है और मैंने बैटरी ऐसे बनी, तो ये बैटरी करंट कैसे भेजेगी? ऐसे भेजेगी, जबकि एक्चुअल करंट ऐसे आ रहा है बेचारा। तो ये करंट इस करंट को असिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग, ई असिस्ट आई। अगर ऐसा है बैटरी बना है तो ये करंट ऐसे भेजेगा। सो ये करंट और ये ओरिजिनल करंट अपोज हो गए, तो ये वाली बात गलत हो गई। यानी ये बैटरी कैसे बननी चाहिए? हाँ, आप चाहिए तो पॉज करके फिर से रिवाइंड कर लेना। यहाँ बैटरी बनने वाली थी, हाँ सर। बैटरी दो तरीके से बन सकती है, हाँ सर। अब वो बैटरी अगर मैंने ऐसे बना ली तो ये करंट ऐसे भेजेगा, ये और ये भी करंट वैसे ही जा रहा है, यानी ये बैटरी इसको असिस्ट कर रही है। करंट इज डिक्रीजिंग, ये असिस्ट है, मतलब ये बनाना सही है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो इट इज एल डी आई बाई डी टी। बता एल की वैल्यू क्या है? 5, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? 2। यानी 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ बनी जाएगी। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? अब ये सिंपल ओम्स लॉ का क्वेश्चन हो गया, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। कैसे?
ये करंट इस तरफ जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, बैटरी में ये माइनस ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, और ये वीबी, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये ए था तो पोटेंशियल एट ए लिखेंगे, फिर प्लस है तो क्या लिखोगे माइनस, 10 5 50, डरो मत, डर लग रहा है तो करंट के क्वेश्चन में वापस से सीख लेना, माइनस है तो क्या लिखते हैं प्लस, बैटरी का वैल्यू 10, प्लस है तो क्या लिखते हो माइनस, बैटरी की वैल्यू 5, माइनस वी बी इक्वल्स टू 0, वी ए को प्लस लिखोगे और इस वाले को माइनस लिख के इक्वल टू 0। अब कितना हो गया ये 5 इंटू 10 50 है बराबर, तो -50 -5 -55 -55 प्लस 10 -45, वहां जाकर प्लस 45, सो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू होगी प्लस 45। डर गए ना? चल फिर से एक बार देखें, इंडक्टर रिप्लेस बाय बैटरी, वैल्यू एल डी आई बाई डी टी, साथ में मेरे यस सर। अब बैटरी या तो ऐसे बनेगी या तो उल्टी बन सकती है, तो कौन डिसाइड करेगा? इस बैटरी का पोलैरिटी ऐसा चूज करो कि व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग इट शुड हेल्प एंड व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग इट शुड अपोज। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग की जगह क्या होता इंक्रीजिंग, तो ये बैटरी ऐसे बनाते कि इसको क्या करता अपोज, तो करंट ऐसे भेजता तो रिवर्स हो जाता। ये जो मैंने लिखा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, ए को लिखा 5 इंटू 10 50, प्लस आया तो माइनस, बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट, माइनस आया तो प्लस, प्लस आया तो क्या लिखा माइनस, और माइनस वी बी इक्वल टू 0, ए को प्लस बी को माइनस लिख के 0। सो ये एक स्टैंडर्ड या टिपिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन। अब इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन है बच्चों जो हम डिस्कस करें तो अच्छा है, बाकी जो है वो आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, अगर आपने कॉपी नहीं किया था पीछे जाइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलराइट, सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि एक इंडक्टर है उसके पीछे और एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2, तो इसका जो L इक्विवेलेंट होता है दैट इज गिवन बाय L1 प्लस L2, रजिस्टर की तरह होगा। ये है जब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, नेग्लेक्टिंग इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है पर थोड़ी देर में वो होने वाला है सर, लेकिन अगर म्यूचुअल इंडक्शन कंसिडर किया तो मेरे प्यारे बच्चों L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस और माइनस 2m, जहां पर m का फॉर्मूला होगा k स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2, जहां पर k को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, k का वैल्यू 1 अगर टाइट कपलिंग है तो वो क्वेश्चन में बोलेंगे आपको, अगर नहीं बोला है तो k विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सर k 0 हो सकता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी सब प्लस कब लेना और माइनस कब लेना देखिए ना। सो अगर दो कॉइल ऐसी है, ये तो सेम ही हो गया, हाँ, इसमें से जिस सेंस में करंट जा रहा है वही सेंस में, इसमें कहां से जा रहा है करंट, फ्रॉम लेफ्ट इट इज गोइंग टू राइट, इसमें भी लेफ्ट से कहां जा रहा है राइट, तो इसका जो L इक्विवेलेंट होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2m, उनका फ्लक्स असिस्ट कर रहा है इसलिए प्लस 2m आएगा। कैसे डिसाइड किया प्लस है, इसमें से जो करंट का सेंस है लेफ्ट टू राइट, इसमें भी करंट लेफ्ट टू राइट है सर, ऐसे ही तो आएगा, कोई जरूरी नहीं होता है। इधर देख, एक इंडक्टर ऐसा है और दूसरा इंडक्टर ऐसा है, यहां से करंट आई है, सेम करंट यहां से भी है, सेम करंट, यानी दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट एक फर्स्ट वाले में लेफ्ट टू राइट है, इसमें राइट टू लेफ्ट है, तो अभी फ्लक्स का जो लिंकेज होगा वो अपोजिट होगा। शाबाश, डर मत। तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m। आर वी क्लियर? सो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपको चाहिए, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/LP इज 1/L1 प्लस 1/L2, ये आप ऐसे ही बाहर कर सकते हो। ये सीरीज के लिए, ये भी सीरीज के लिए, और ये दो केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सो दिस वाज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।
we will discuss mutual induction. Okay, what is mutual induction? So सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था बच्चों, उसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा था और उसमें ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, करंट चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है. जैसे कि चलिए ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. मान लीजिए मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और उसके एकदम नजदीक में सेकेंडरी कॉइल है. अब इसको मान लीजिए एक वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट किया है और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है. सो होगा क्या बच्चों, जरा ध्यान से सोचना, इसमें से जब वेरिएबल करंट पास होगा तो इसमें से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा. दोनों कॉइल पास में, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ लिंक होगा. तो अगर इधर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर भी फील्ड कैसा होगा, वेरिएबल. अब बता, क्या ये कॉइल है, हाँ सर. क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ सर. क्या वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, हाँ सर. तो क्या फैराडे की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हाँ सर. कौन सी, whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil and EMF is induced in the coil. करंट वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चों, अब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहे हो, इसलिए प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. ध्यान से सुन, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इसलिए प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या है, प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज होना. तो ये फिनोमेना जहां पर EMF is induced in secondary coil due to varying current in the primary coil is called as mutual induction. हम इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्शन मुझ में चेंज, मुझ में EMF. म्यूचुअल इंडक्शन मुझ में चेंज, तुझ में EMF. सो एक कॉइल में करंट चेंज होगा और उसी में EMF इंड्यूस हुआ, दैट इज सेल्फ इंडक्शन. एक कॉइल में करंट चेंज हुआ और पास वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन. अच्छा, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन हुआ. अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो इस सर्किट को हटा देते हैं. हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो लिखता हूं मैं, कि फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल. सोच जरा स्टेटमेंट क्या है, सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, बट प्राइमरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा. गधा नहीं, सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा. प्राइमरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल में कितना करंट होगा. तो मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है. सो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल. तो ये फाइस को हम लिखेंगे M into IP. तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज M into IP, where M is called as coefficient of mutual induction या mutual inductance of the coil. M is called as coefficient of mutual induction या mutual inductance of the coil. चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको मिलेगा d phi by dt of secondary coil is M into d by dt of primary coil. ये बन जाएगा फिर से EMF induced in the secondary coil, लेंज लॉ की वजह से माइनस साइन, is dip by dt. Now if you compare this with self induced EMF, कुछ ऐसा ही था वो फॉर्मूला, देखो थोड़ी देर पहले किया था. सो EMF इक्वल माइनस माइनस di dt. सो यूनिट वाइज ये दोनों सेम है. कौन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का यूनिट सेम होगा. क्या होगा यूनिट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट क्या आ सकता है, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर. आपको भी ऐसे याद हो तो अच्छा है, यह आ सकता है ओम्स इनटू सेकेंड, या जोसेफ हेनरी की याद में ये हो सकता है हेनरी, या फिर क्या लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर, या क्या लिख सकते हो जूल पर एम्पियर स्क्वायर. जूल पर एम्पियर स्क्वायर हम क्यों लिखते हैं, ताकि डायमेंशंस याद करना इजी हो जाए. क्या होंगे डायमेंशंस, तो जूल के डायमेंशंस अपॉन एम्पियर स्क्वायर का डायमेंशंस. तो इसका डायमेंशंस आना चाहिए जूल का m⁻⁴, l⁻², t⁻⁻², i⁻². Whatever we discuss for self inductance, same can be discussed for mutual inductance also.
क्लियर है बच्चों? क्लियर? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बट ये आसान है, ठीक है, आप अपनी स्पीड से इसको रिवाइज कर सकते हो। अब म्यूचुअल इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। चलो, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं, कॉइल का और सोलेनॉइड का। क्या फाइंड करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं कॉइल के लिए। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे? याद है, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज m इनटू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो अगर m चाहिए तो क्या करोगे? फाइस को IP से डिवाइड कर देना, सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को प्राइमरी कॉइल के करंट से डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले आप ट्राई करो टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फाइंड करने की कोशिश करो। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल, दो कॉइल, दो कॉइल। सो मान लो ऐसे एक कॉइल है बड़ा वाला और उसके सेंटर में एक छोटा सा कॉइल है। इसकी रेडियस मान लो R सेकेंडरी, इसकी रेडियस मान लो R प्राइमरी। ये करंट प्राइमरी, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N प्राइमरी, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का जो रेडियस है बच्चों, वो प्राइमरी कॉइल के रेडियस के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। क्यू सर, ऐसा क्यों? देख, जो सेकेंडरी कॉइल है आपका, मैं शेडेड बना रहा हूं उसको, उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा कहां से? प्राइमरी कॉइल में से करंट पास हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें आएगा। प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक इंडक्शन होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, पर ये कहाँ का है? इंडक्शन एट द सेंटर है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ एक पॉइंट का है, जबकि मैं पूरे कॉइल में उतना ही लेने वाला हूं। वो तो गलत है ना। सो एक अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। कौन सा? देख, अगर प्राइमरी कॉइल इतना बड़ा और सेकेंडरी कॉइल इतना सा, तो मैं बोल सकता हूँ जो सेकेंडरी कॉइल है वो ऑलमोस्ट प्राइमरी कॉइल के सेंटर के जितना ही है। समझा? इसलिए याद रखना कि ऑल्दो हम ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते, बट प्लीज कीप इन माइंड, क्या सर, कि मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सेकेंडरी कॉइल is same as magnetic induction at the center of the primary coil, because primary coil is huge in size as compared to what? Secondary coil. अच्छा, okay. अब मुझे बताओ what is flux in the secondary coil? वो होगा number of turns in the secondary coil, area of secondary coil, पर वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड में है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल गया ऊपर से। फाइज NAB, बी क्या होता है? जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है। तो सेकेंडरी कॉइल किसके मैग्नेटिक फील्ड में? प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, सो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल को लिखा जाएगा NS, पता नहीं, AS पता नहीं, पता कराओ क्या? चलो ठीक है, पाई इंटू RS का स्क्वायर, और ये ऊपर से कॉपी करो μ0/4 पाई 2 पाई N PI क्या होगा बच्चों? फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, नीचे आ गया ना, विल बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 4 पाई 2 पाई 2 μ0 पाई NS NP अपॉन RS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RP। सो यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ कॉइल क्या होगा? μ0 पाई NS NP RS का स्क्वायर अपॉन 2RP। थोड़ा अजीब सा ही फॉर्मूला है, पर ये है। अब देखो, इस फॉर्मूले से पता चलता है कि दो कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पर, दोनों के रेडियस पर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर, साइज पर भी डिपेंडेंट है वो। क्या μ0 यानी सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंडेंट है? कैसे? हम बोलते हैं कि प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी में जाने वाला है, बट कितना फ्लक्स लिंक होगा, लीक नहीं, लिंक होगा, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर। अगर आसपास का मीडियम फेरोमैग्नेटिक है तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। सो रिमेंबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। देख, ये सर्कुलर कॉइल के लिए आंसर है, सोलेनॉइड में कुछ और आएगा, यानी फॉर्मूला चेंज होगा। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। और खुद से सोच, क्या बोलूं, रिलेटिव सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। दो कॉइल ऐसे ऐसे एक दूसरे के पास में, तो यहां से यहां ज्यादा फ्लक्स जाएगा, और अगर ये दूर हो गए तो फ्लक्स कम हो जाएगा। सो कैन वी से इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव सेपरेशन आल्सो। एक और इंपॉर्टेंट सुपर पॉइंट है बच्चों, देख अब तक क्या क्या बोला जो सबको समझता है।
शेप एंड साइज, हाँ सर. ज्योमेट्री पर, हाँ सर. मीडियम पर, यस सर. रिलेटिव सेपरेशन पर, यस सर. अब एक वर्ड है रिलेटिव ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, गया ऊपर से. रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसे समझते हैं इसको? देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ऐसे एक कॉइल है, थोड़ा सा ध्यान, हाँ ओके बच्चों. देखिए ये कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, एच.सी. वर्मा वाली बुक, और ये सेकेंडरी कॉइल है. सो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अगर ऐसे है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान देना बच्चों, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर ऐसा होगा, करंट कैरिंग कॉइल, ओके, राइट हैंड से, चल ऐसा होगा. अब ये वाला जो बुक है इसको एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा. सो मैं बोलूँ अब इन दोनों के केस में बी और एरिया पैरेलल है. सोच अगर ये बुक को मैं, ये कॉइल को अगर मैं ऐसे कर दूँ, अब क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे चला गया ना, और इसका एरिया वेक्टर अभी भी ऐसे है. थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, चलो हाथ से बताते हैं. ये वो कॉइल, ये वो दूसरा कॉइल, ऐसे था तो बी ऐसा था और एरिया वेक्टर भी ऐसा था इसका. पर अगर मैंने इसको ऐसे किया तो बी नीचे और एरिया वेक्टर अभी भी ऐसे है. सो थीटा विल चेंज, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज. सो रिमेंबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है. शेप एंड साइज, ज्योमेट्री पर तो डिपेंड करता ही करता है, वो याद रहेगा. ये सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है. अच्छा, ये था, मैंने ढूंढा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स. अब अगर मुझसे कोई बोलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढ के बताओ. सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढ के बताओ. कैसे करेंगे आप? सेम यही तरीका फॉलो करोगे. सो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, सीधा यहां भागते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते. NS AS म्यू नॉट NP L इंटू IP. ये क्या किया, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नहीं होता है, म्यू, तो वो लिखा. अब IP को नीचे, फाइस अपॉन IP क्या होगा देख, म्यू नॉट NS NP AS अपॉन L. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स NS NP AS को चाहिए तो ऐसा लिख सकता है. दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड. ये कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस. स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो. ओके, अगर आपने ये कॉपी किया तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. देखो बच्चों, इधर ध्यान दो. एम को ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट NS अपॉन L, NP अपॉन L. ये L मैंने खुद में लाया. पाई आर स्क्वायर को लिखा मैंने एरिया इंटू L. तो बेसिकली यहाँ देख, NS अपॉन L दिखाई दिया, म्यू नॉट दिखाई दिया, NP दिखाई दिया, L में लेकर के आया तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. अब मुझे बता ये क्या हुआ, म्यू नॉट, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल, इंटू ये हो जाएगा वॉल्यूम. तो क्या हम M को ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट NS NP इंटू वॉल्यूम. कैन वी राइट इट लाइक दैट? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, M विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ समझाना है मुझे. देख, म्यू नॉट का स्क्वायर, NS का स्क्वायर, NP का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर. अगर मैं उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओके, अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सर कैसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट का स्क्वायर, NS का स्क्वायर इंटू एक V, फिर सॉरी म्यू नॉट NS का स्क्वायर इंटू V, फिर वापस से म्यू नॉट NP का स्क्वायर इंटू V. सर ने क्या क्या बताया, म्यू नॉट को और वॉल्यूम को स्प्लिट किया, म्यू नॉट N स्क्वायर V, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला. वेरी गुड. सो M का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L ऑफ सेकेंडरी कॉइल, L ऑफ प्राइमरी कॉइल. थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला था, M इज इक्वल टू K रूट ऑफ L1 L2, वो यही है. सो K तो नहीं लिखा, K को 1 लिया. क्यों लिया? क्योंकि मैंने अज्यूम किया पूरा फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल किसके पास जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल के पास, मतलब टाइट कपलिंग अज्यूम किया है. तो क्या K 1 हो सकता है? हाँ सर, टाइट कपलिंग. नॉर्मली K 0 और 1 के बीच में होगा. हाँ सर. क्या K 0 भी हो सकता है? हाँ. कब हो सकता है? जब ओरिएंटेशन ऐसा हो,
फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा तो के विल बी जीरो. सो रिमेंबर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1. It is 1 if it is not mentioned in the question, or they say it is tight coupled. Normally the value lies between 0 and 1. Can it be 0? Yes, अगर उनका relative orientation perpendicular है तो. ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप. अच्छा, अगर आपको डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूं, क्या है ना बच्चों, रिटेन होना चाहिए आपको एग्जाम तक. देखो ये ब्लू कलर थोड़ा सता है. देख मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, एक कॉइल ऐसे, एक कॉइल ऐसा, एक कॉइल प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल भी ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो टाइट कपलिंग बोल के K = 1. एक कॉइल ऐसे और एक कॉइल ऐसे, थोड़ा सा दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो K विल बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. और एक कॉइल ऐसे, एक कॉइल ऐसे, और दूसरा कॉइल उससे गुस्सा है ऐसे. गुस्सा मतलब ऐसे बोलने का तरीका है बच्चों. तो होगा क्या, देख इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन ऐसा है और इसका एरिया का डायरेक्शन ऐसा आएगा. समझा. सो B और A में एंगल 90 है, तो यहाँ पे K का वैल्यू 0 होगा. सो K1 K ये. अच्छा लगा ना. हाँ, ड्रॉ कर लो. चलो फटाफट 2 क्वेश्चन और करते हैं टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस. जल्दी नोट कर लो. ओके, थोड़ा सा ये सेशन लंबा हो गया बट ठीक है, आप अच्छे से समझो. एक बहुत फेमस क्वेश्चन है. चलो मैं क्वेश्चन जरा आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा है. नाउ इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Along a straight current carrying wire, a straight loop are in same plane. Calculate mutual inductance of the system. वो ऐसा बोल रहे, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है और उसके पास में एक स्क्वायर लूप है. शायद इसका साइड और डिस्टेंस दिया हुआ है. हाँ, इसका ये साइड B है बच्चों और ये डिस्टेंस A है, मतलब इससे इसका डिस्टेंस A है और इस स्क्वायर लूप है, तो सारी साइड B होनी है डेफिनेटली. इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बच्चों क्या था फॉर्मूला, फ्लक्स अपॉन करंट. ठीक है भाई. अब मुझे एक बात बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, ये. स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r इज गिवन बाय μ0/4π 2I/r, है ना. अब बच्चों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो. मुझे पता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4π 2I/a होगा, क्योंकि इस वायर से इस साइड का डिस्टेंस a है. थोड़ा आगे गया तो डिस्टेंस a आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा. यहाँ गया तो कुछ और आएगा, यहाँ जाएगा तो शायद a + b आ जाए. यानी इस लूप के अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है. यानी इस बार b सब जगह पे सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है. समझा. सोच अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, प्लीज बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इससे डिस्टेंस a पर छोटू सा स्क्वायर लूप है, उसकी साइड B है, तो B इज बहुत 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 छोटा एज कंपेयर टू A. अब इसमें हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम होता है. तो इसका आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं. चल पहले तो मुझे बता मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, μ0/4π 2I/a. सर अकेले ही पढ़ रहे, अरे बाबा B छोटा है तो इसका हर एक पॉइंट इससे डिस्टेंस A पर ये है और ये A से थोड़ा ज्यादा है, बट B इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू A. सो कैन वी से ये भी है, सब जगह A ही है. सो B का वैल्यू μ0/4π 2I/r आएगा. अब बताओ उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा उसका नंबर ऑफ टर्न्स. चलो एक 1 है, एरिया कितना आएगा B², NAB ना, तो B² × AB μ0/4π 2I/a. I को नीचे भेज तो फ्लक्स अपॉन I मतलब करंट, हाँ, विल बी इक्वल टू μ0 B² 2πa. इतना सा आंसर होता है अगर B इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू A. चाहिए तो इसको पॉज करके नोट कर लेना, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं बोला है, यहाँ नहीं बोला है.
तो अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते, इसमें इधर भी और इधर भी सेम है, अलग 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 अलग। चल अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। डरना मना है, कैसे करेंगे? चलो देखो, एक काम करते हैं, हम यहां से डिस्टेंस x पर स्ट्रेट वायर से एक छोटा सा इसका स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, एकदम छोटा सा, जिसका थिकनेस मान लो मैंने लिया dx। नाउ dx इज वेरी 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 स्मॉल, तो मुझे पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4π 2i/x, और यहाँ कितना होगा μ0/4π 2i/x प्लस dx। अरे भैया ये x है तो ये थोड़ा सा आगे x प्लस dx होगा, बट dx नेग्लिजिबल है, तो क्या मैं बोलूँ इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो उसकी तरह कर सकता हूं मैं। बता क्या आएगा, छोटा सा फ्लक्स विल बी, नंबर ऑफ टर्न्स उसका नहीं लेते, छोटा सा एरिया क्या होगा b इंटू डी एक्स। उड़ गए मेरे बच्चे, तो वो क्या है, अरे ये साइड b है और ये साइड dx है, तो रेक्टेंगल का एरिया b इंटू डी एक्स हुआ ना, तो दिस इज एरिया NAB। b का वैल्यू क्या आएगा μ0/4π 2i/x। सो नाउ आई गॉट छोटू सा फ्लक्स। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं कैसे, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/4 μ0 2i, आई एम सॉरी μ0 b/2π, अभी सही लिखा, μ0 b/2π 1/x dx। ये इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहां से, x का वैल्यू a हो सकता है से x का वैल्यू b हो सकता है, माफ कीजिए a प्लस b हो सकता है, तो भाई ये ऑलरेडी a है और ये b है, तो x की वैल्यू सबसे छोटी a आएगी और सबसे बड़ी क्या आएगी a प्लस b। चलो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो क्या लिखोगे log ऑफ, एक्चुअली ln होता है वो, log ऑफ a प्लस b माइनस log ऑफ a। चल तो बोल क्या होगा μ0 b/2π log ऑफ a प्लस b बाई a, यानी 1 प्लस b बाई a। दिस शुड बी फ्लक्स। देखिए गड़बड़ हो गई ना, यहाँ से करंट भूल गया, यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट, अब करंट को नीचे भेज, सो m का वैल्यू क्या हो जाएगा μ0 b/2π log ऑफ 1 प्लस b बाई a। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दिस केस। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया है तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये, हाँ या ना, पक्का? सो ये था अपने इंडिपेंडेंट सेशन ऑन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। एक और सेशन में करने वाला बच्चों जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी वाले। ओके, थैंक यू सो मच।